वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0 to Pi क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री के ठोस अवस्था में हम लोग संकुलन क्षमता, ठोसों के में संकुलन जो क्षमता होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के जो भी न्यूमेरिकल और हेडिंग है, परिभाषाएं है, उनकी वीडियो है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखेंगे संकुलन क्षमता किसे कहेंगे। ठीक है बच्चों, संकुलन क्षमता किसे कहेंगे? किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरता है उसे उस क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कोई अवयवी कण है और वह जालक में कुल कितना आयतन का कितना भाग माने घेरता है, उसे उस जालक की क्या कहेंगे? संकुलन क्षमता कहेंगे। यानी यहाँ से संकुलन क्षमता बराबर क्रिस्टल जालक के अवयवी कण का आयतन बटा में क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि सरल घनीय जालक, ठीक है, यहाँ पर जो एकक कोष्ठिकाएं होती है वो 3 होती है, SCC, BCC और FCC। ठीक है बच्चों, उनके बारे में आप अच्छे से पिछली वीडियो में देखे हैं। ठीक है, उसके आगे हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं संकुलन क्षमता। चलिए यहाँ पर निकालते हैं पहला उसका सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता, यानी SCC में संकुलन क्षमता कितना होता है और किस प्रकार से उसका अध्ययन करते हैं वही निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सरल घनीय जालक में परमाणु केवल कहाँ होते हैं बच्चों? कोनों पर होते हैं। यहाँ पर एक सरल घनीय जालक में बनाए हो बच्चों, यहाँ पर सरल घन जालक में देखेंगे तो जो परमाणु कहाँ पर होते हैं? सिर्फ कोने कोने पर होते हैं। यहाँ पर जहाँ जहाँ इसका कोना है यहीं पर इसके परमाणु व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है बच्चों, घन के किनारे कोरों पर कण या परमाणु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। जो यह यहाँ पर परमाणु है बच्चों, वह दो एक दूसरे के क्या होते हैं? संपर्क में होते हैं। याद रखिएगा बच्चों, एक दूसरे के क्या होते हैं? संपर्क में होते हैं। जहाँ जहाँ कोना है वहीं वहीं पर इसके परमाणु व्यवस्थित रहते हैं। इसका जो चित्र है इस पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये इसके बाद देखते हैं अब आगे। इसलिए घन की कोर अथवा भुजा की लंबाई a और प्रत्येक कण का अर्धव्यास r हो तो, यानी यदि यह भुजा जो है यहाँ पर यह गोला है और गोले की त्रिज्या को हम लोग क्या मान रहे हैं? r मान रहे हैं बच्चों। यहाँ से क्या मान रहे हैं? r। और जो यह भुजा है इसका, यह जो भुजा है इसकी लंबाई को क्या मान रहे हैं? a मान रहे हैं। इसकी भुजा की लंबाई को क्या मान रहे हैं बच्चों? जो भी यहाँ पर भुजा है उन सभी को a मान रहे हैं। भुजा के या कोर की लंबाई को क्या माने हैं बच्चों? याद रखिएगा, a मान रहे हैं। सभी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जितने आपको दिखाई दे रहा है भुजा, इन सभी भुजा को हम लोग a माने हैं इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सभी को, ठीक है, सभी को आपने a भुजा मान लिया। इस प्रकार से एक घन बना है। ठीक, और इसका व्यास यहाँ से त्रिज्या, यहाँ से त्रिज्या देखेंगे तो r हो जाएगा और इसका व्यास कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ यहाँ पर भुजा कितना है। तो भुजा देखेंगे ध्यान से, तो यह भुजा है आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक इसकी भुजा है। यह घन की एक भुजा है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें 2 गोले व्यवस्थित है। 2 गोले एक दूसरे के संपर्क में है और दोनों की त्रिज्या यहाँ से r है और यहाँ से कितना है बच्चों? r है। यानी कि जो भुजा a है वह किसके बराबर है? r और r, इसका मतलब 2r के। यानी जो यह भुजा a है यह किसके बराबर है? 2r के बराबर है। यानी कि यहाँ से 2 गुणे त्रिज्या के बराबर है। ठीक है बच्चों, तब यहाँ पर घन या एकक कोष्ठिका का कुल आयतन निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। तो घन का आयतन होता है भुजा का q, यानी कोर का q 3 घात, और a बराबर यहाँ से रखेंगे 2r। तो 2r का होल क्यू करेंगे तो यह कितना हो जाएगा बच्चों? 2 दूना के 4, 4 दूना के यह 8, r का क्यू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 8r का क्यू हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो यह है यहाँ पर सरल घन या एकक कोष्ठिका में एक परमाणु होता है, यह मैं बता चुका हूँ बच्चों।
ध्यान दीजिएगा, सरल घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणु कितने होते हैं? एक होता है। अतः उसका आयतन, तो चूंकि एक ही परमाणु है, एक ही गोला है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई क्यू। ठीक है बच्चों, 4/3 पाई क्यू होता है। चलिए संकुलन क्षमता निकाल देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा यह संकुलन क्षमता बराबर एक गोले या परमाणु का आयतन, ठीक है, बट्टा में एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। ठीक है बच्चों, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन गुणे 100% के लिए दिखाने के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ से एक गोले का आयतन आपने कितना निकाला है? 4/3 पाई क्यू। और घनीय एकक कोष्ठिका का आपने कितना निकाला है बच्चों? 8r का क्यू निकाले थे। मान रख देंगे, हल कर देंगे, यह 4 दूना के 8 हो गया, यह आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका हम लोग गुणा करेंगे इस प्रकार से, तो 2 3 6 यानी पाई बाई कितना बच गया? 6 बच गया, और इंटू 100। पाई का मान होता है 3.14, 3.14। ठीक है बच्चों, और उसमें आप यहाँ पर 100 का गुणा करके 6 से भाग दे देंगे, तो यह हो जाएगा 52.36, यानी कि इस 3 6 को आप मान लीजिए कि यह 52 कितना है? 4% है। ठीक है बच्चों, यानी कि एसएससी जो है सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता जो खाली स्थान होता है वो कितना होता है? 52.4% होता है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, एसएससी में संकुलन क्षमता कितना होता है? यहाँ पर 52.4%। आपको मैं यहाँ पर हल करके दिखाया। चलिए वैसे ही हम लोग दूसरा देखते हैं, बीसीसी की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, बीसीसी में संकुलन क्षमता किस प्रकार से निकालते हैं तो इसको देखते हैं यहाँ पर। तो बीसीसी में देखेंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों, बीसीसी में तो यहाँ से निकाल देते हैं हम लोग बीसीसी का। तो यह है बीसीसी, यहाँ पर है अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं, यानी बीसीसी में संकुलन क्षमता। ठीक है बच्चों, बीसीसी में संकुलन क्षमता, जब घनीय जालक के केंद्र पर परमाणु विकर्ण पर स्थित अन्य 2 परमाणुओं के संपर्क में होता है तो घनीय जालक की अंतः केंद्रीय घनीय संरचना प्राप्त होती है, यानी बीसीसी संरचना प्राप्त होती है। कब? जब विकर्ण पर स्थित अन्य 2 परमाणु के संपर्क में होता है तब। ठीक है बच्चों, चलिए तब मान लेते हैं, माना कि परमाणु की जो त्रिज्या है r है। ठीक है बच्चों, और एकक कोष्ठिका में कोर की लंबाई कितना है? a है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या को आपने मान लिया कि वो r है, और यहाँ पर कोर की लंबाई कितना है? a है। ठीक है बच्चों, तब यहाँ से देखिए, यहाँ पर बता रहा हूँ, यह एक घनीय संरचना है बीसीसी की, और उसके बीसीसी में मैं बता चुका हूँ कि कहाँ पर परमाणु होते हैं? केंद्र पर होते हैं। तो यहाँ पर है, यहाँ पर एक है, और इसके भी कोर की लंबाई a है, और इसकी त्रिज्या, इस गोले की त्रिज्या कितना माना गया है बच्चों? r माना गया है। मैं r दिखाया हूँ, यह r माना गया है। यहाँ पर गोले की त्रिज्या क्या माना गया है? यह r दिखाया गया है। तो चलिए त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ABC में, यानी ABC में, इस त्रिभुज ABC में बात करेंगे हम लोग। चलिए तो निकालते हैं हम लोग त्रिभुज ABC में। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं बच्चों, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से निकालेंगे तो यह हो जाएगा AC का जो स्क्वायर है, यहाँ से यह जो विकर्ण काट रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, यह विकर्ण काटेंगे तो जो AC का स्क्वायर हो जाएगा वह AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर कोर का यहाँ पर a है, और यहाँ पर भी यह क्या है? a है। यहाँ से काट देंगे तो यहाँ पर भी a आ जाएगा, यहाँ पर भी a, यानी AB भुजा की भी a है, और BC भुजा भी आपका कितना है? a ही है। तो दोनों का यहाँ पर a स्क्वायर और a स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर बने 2a स्क्वायर। वैसे त्रिभुज लेंगे ACD में, a यहाँ से C और D की बात करेंगे, ACD में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो निकाल देते हैं यहाँ से ACD में। तो AD का स्क्वायर, ठीक है, यह पूरा AD का स्क्वायर, यह विकर्ण हो जाएगा, और यहाँ से AC इसका यहाँ से मिला देते हैं इसको इस प्रकार से। तो यह विकर्ण है इसका, यहाँ से यह भुजा है, और यहाँ से भी इसको मिला देते हैं। तो यह AC और यह हो जाएगा CD का, यानी AC और CD का यह त्रिभुज हो जाएगा, यहाँ से AC और CD का स्क्वायर। ठीक है, AC का, तो AC का आप यहाँ पर देख रहे हैं कि AC का स्क्वायर है 2a स्क्वायर, और CD, यह CD की भुजा भी कितना है बच्चों? a है। तो
यहाँ से ए हो जाएगा, यानी 2a² और a² यानी AD का स्क्वायर बराबर 3a²। ठीक है बच्चों, यानी AD यहाँ से कितना हो जाएगा, a√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से a√3। चित्र से आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर इस चित्र में देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक भी आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, फिर आ रहा है, यानी R इस गोले के लिए त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 बार हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 4R हो गया। यानी जो A से D का जो लंबाई है यानी विकर्ण देखा जाए तो वह 4R के बराबर है। ठीक है बच्चों, AD बराबर कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो AD बराबर हमने निकाला है a√3। ठीक है, तो A बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से A बराबर 4R/√3। ठीक है बच्चों, और यहाँ से यदि आप निकालना चाहेंगे, ठीक है, यहाँ से निकालना चाहेंगे, ठीक है, इसकी त्रिज्या निकालना चाहते हैं तो यहाँ से हल कर देंगे। यहाँ से A बराबर, तो यह मान हो गया आपका बच्चों A बराबर 4/√3। तो यहाँ पर 1 ले लीजिए और गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 4R बराबर a√3। तो R बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, a√3/4। यानी यदि त्रिज्या बात करेंगे BCC की, यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा a√3/4। ठीक है, चलिए एकक कोष्टिका का आयतन में बता चुका हूँ, भुजा का आयतन होता है। ठीक है, भुजा का Q आयतन बराबर भुजा के Q, और A बराबर आपने निकाला है 4R/√3 होल Q कर देंगे। 4 का 3 बार गुणा करिए, 4 चौके 16 चौके 64, R का Q हो जाएगा, और √3 का होल Q करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। चूंकि यह केंद्र पर है, BCC संरचना बनाती है, चूंकि हम लोग BCC के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, BCC संरचना है, अतः BCC संरचना कितने गोलों से बनी है बच्चों, 2 गोलों से बनी होती है। यह हमें पिछली वीडियो में बता चुका हूं, आप जाकर देख लीजिएगा। अतः 2 गोले यानी परमाणु का आयतन तो 2, और एक गोले का होता है 4/3 πr3। ठीक है बच्चों, रख देते हैं। संकुलन क्षमता बराबर एकक कोष्टिका में 2 गोले का आयतन बटा में एकक कोष्टिका का कुल आयतन गुणे 100%। संकुलन क्षमता का फार्मूला है, रख दीजिए यहाँ से, तो यह हो जाएगा 8 पाई r3/3, और यहाँ से हो जाएगा यह वाला मान रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से रख दीजिए इसको 64 r3। ठीक है, बटा में 3√3, और हल करते हैं तो r से r कट जाएगा बच्चों, यह r से r कट जाएगा, यह 3 से 3 कट जाएगा, 8 से कटा देते हैं। तो पहले इसका मैं गुणा कर देता हूँ, ये ऊपर को ऊपर नीचे और नीचे का नीचे, यानी 8√3 यह पाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 64 और गुणे 100। अब यहाँ पर 8 पाई का मान होता है 3.14, यहाँ पर 100 और √3 का मान होता है 1.732। ठीक है बच्चों, 1.732 होता है। चलिए रख दीजिए यहाँ पर, तो रख देंगे 1.732 बटा में यह हो जाएगा 64 आपका, 64 रख दीजिए और भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 67.98। 67 को आप मान लेते हैं 68। ठीक है बच्चों, या 67.98 को 68% मान लेंगे। यानी जो BCC में संकुलन क्षमता होती है, यानी खाली स्थान जो होता है बच्चों, कितना होता है 68% होता है। याद रखिएगा कितना होता है बच्चों, 68% होता है। ठीक है, चलिए तो आपने देखा SCC का, वैसे ही BCC का, वैसे ही अब हम लोग देखते हैं FCC का। ठीक है बच्चों, FCC में संरचना हम लोग देखते हैं किस प्रकार से निकालेंगे हम लोग। यहाँ से हो जाएगा यह, देखिए यहाँ पर फलक केंद्रीय घनी एकक कोष्टिका में, यानी कि FCC में संकुलन क्षमता निकालते हैं फलक केंद्रीय में, तो यह फलक पर होती है। यहाँ पर परमाणु कहाँ पर होते हैं बच्चों, उनके फलकों पर होते हैं। ठीक है, तो चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ से AC इसका विकर्ण लिया गया है, यहाँ पर AB भुजा है, BC भुजा है, DC भुजा है, AD भुजा है। चलिए चित्र में देखते हैं, चित्र ABC में जो AC है यह विकर्ण है, यह उसका आधार है, यह लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस
AB का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। BC का मान जो है अभी मैं बताया, यह भुजा है यानी कोर की लंबाई है, A हो गया। यह AB भुजा है, यह भी कोर की लंबाई है, यह भी A हो गया। BC का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर, AB का स्क्वायर मानी A का स्क्वायर यानी 2A स्क्वायर, यानी AC बराबर इसका वर्गमूल निकाल दीजिए तो A√2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब माना कि परमाणु त्रिज्या इसका कितना है, यहाँ पर परमाणुओं की त्रिज्या कितनी है बच्चों, R है। तो चूंकि विकर्ण है, विकर्ण AC है, तो AC में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक R, यह भी R, और यहाँ से यह भी R और यह भी R, यानी कि AC का जो है यह 4R है यहाँ पर। ठीक है बच्चों। यह R 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3 और यह पूरा हो जाएगा 4, यानी 4R है। यानी विकर्ण AC बराबर 4R। चित्र से देखेंगे तो जो 4R है वह आपका AC है, और AC को ही विकर्ण कहते हैं। और AC बराबर आपने निकाला क्या है, A√2 रख दीजिए, तो A बराबर हो जाएगा 4R बटा में √2। ठीक है बच्चों। आप ऊपर नीचे √2 का गुणा कर दीजिए इस प्रकार से, √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, यहाँ पर √2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 से इस 4 को कटा दीजिए तो 2 दूना के 4, यानी A बराबर 2√2R हो जाएगा। ठीक है बच्चों। A बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से A बराबर 2√2R। यदि R बराबर निकालना चाहेंगे, R बराबर त्रिज्या बराबर निकालेंगे तो यह हो जाएगा A बटा में 2√2, यह त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों। यहाँ पर यह इसका त्रिज्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग निकालते हैं इसके एकक कोष्ठिका का आयतन निकालते हैं। तो मैं अभी पिछली बार अभी बताया पीछे, एकक कोष्ठिका का आयतन यानी भुजा का Q होता है, और भुजा आपने निकाला कितना है, A बराबर यहाँ से कितना है बच्चों, यहाँ से है A बराबर 2√2R रख दीजिए यहाँ पर, तो यह 2 दूना। ठीक है। तो हम लोग निकाल रहे थे एकक कोष्ठिका का आयतन यानी भुजा का Q, और आपने A बराबर कितना रखा है, 2√2R। ठीक है बच्चों। यहाँ पर रख देंगे तो यह हो जाएगा 2 दूना 4 दूना के 8, और इसका करेंगे तो 8 दूना के 16 √2R का Q। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं पहले से कि FCC संरचना 4 गोलों से बनती है। ठीक है बच्चों। इसको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। FCC संरचना किससे बनती है, 4 गोलों से बनती है। अतः 4 गोलों का आयतन, तो यहाँ से एक गोले का होता है 4/3 πr3, जो 4 का हो जाएगा 4 गुणे 4/3, यहाँ पर πr3 गुणा कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद फार्मूला लगाएंगे, संकुलन क्षमता बराबर एकक कोष्ठिका में चारों गोलों का आयतन। ठीक है बच्चों। एकक कोष्ठिका में चारों गोलों का आयतन बट्टा में एकक कोष्ठिका का कुल आयतन और गुणे 100। अब 4 गोले का तो यहाँ से रख दीजिए, यहाँ से 4 × 4/3 πr3। ठीक है। और यहाँ से अपने मान निकाला है 16√2R का Q, रख दीजिए 16√2R का Q और गुणे 100%। यहाँ से इसको कटा दीजिए, 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। यहाँ पर बच गया पाई और यह हो जाएगा 100, तो पाई हो जाएगा। यहाँ से करेंगे गुणा तो 3 यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ पर हल कर दीजिए। पाई का मान होता है कितना बच्चों, पाई का मान होता है 3.14। ठीक है बच्चों। पाई का मान होता है 3.14, रख दीजिए। 100 का गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 314 बट्टा में 3, और √2 का मान होता है 1.414, और हल कर देंगे तो यह आ जाएगा बच्चों 74%। यानी कि FCC की संरचना में खाली स्थान रिक्तियों की संख्या कितना % होती है, यहाँ पर 74% होती है। यानी अब कह सकते हैं कि जो FCC की संरचना है उसकी जो खाली स्थान रिक्त स्थानों की संख्या है, ठीक है, संकुलन क्षमता है, सबसे अधिक है। उससे थोड़ा सा कम जाएंगे तो BCC के है, और उससे भी कम जाएंगे तो SCC के है। ठीक है बच्चों। तो आपको यदि अच्छे से तैयारी करना है, केमिस्ट्री को अच्छे से समझना है, तो हमारे चैनल से जुड़िए, और जहाँ पर आपको एक एक टॉपिक का वीडियो मिलेगा। ठीक है बच्चों। और अच्छे से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।